हाय फ्रेंड्स, दिस इज एडवांस लर्निंग। पिछले जो क्लास था हम लोग का इनकम टैक्स का, उसी क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वेरियस टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स अंडर पेपर 7, and also we have discussed detailed bifurcation of the syllabus and which portion is more important, so and so. And we have also discussed that in the next classes we'll be starting with the basis of income tax and how to calculate the residential status of the individual or farms, and we'll discuss about the different heads of income. We have also uh, discussed regarding all these topics. Now आज का जो क्लास है उसी क्लास में हम लोग देख लेंगे जो इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स कहाँ से आया और हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट में क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, वो हम लोग देखेंगे। जो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है बेसिकली इज ए डायरेक्ट टैक्स। व्हाई इज इट डायरेक्ट टैक्स? पहला तो हम लोग का जो टैक्स स्ट्रक्चर है इंडियन गवर्नमेंट में, वो टू टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। So what is direct tax? Why income tax is called as direct tax? And what is indirect taxes? Direct tax means जो टैक्सेस डायरेक्टली पे हो रहा है, जो एसएससी है उसका इनकम से ही अगर कोई टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो डायरेक्ट टैक्सेस हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? Indirect taxes is a taxes where इनकम मतलब इनकम जो जनरेट हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो दूसरा कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। तो पहला, इनकम टैक्स क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन है? इनकम टैक्स से आई एम सैलरी पर्सन, आई एम अर्निंग सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, so whatever income or salary is being given to me, this is my income, or I am earning this money, so I am the earner, or I am the direct person who is earning the money. So being a citizen, I have a responsibility to pay the taxes on such income. So इनकम भी हमारा हो रहा है, टैक्स भी हम दे रहा है ऑन माई सैलरी, सो दैट्स वाई इट इज अ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड अगर हम ये पेन खरीदते हैं और ये पेन के ऊपर हम जीएसटी देते हैं, तो पेन को सील करने के बाद जो पेन वाला जो कंपनी है, हम कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, कंपनी जो है उसका जो इनकम हो रहा है वो इनकम के साथ हमारे पास से एक टैक्सेशन पार्ट भी कलेक्ट कर रहा है। सो बीइंग ए कस्टमर, आई एम पेइंग टैक्सेस टू द कंपनी हु सोल्ड मी द प्रोडक्ट। So indirect tax is basically collection and submission.
जो कंपनी है वो कलेक्शन कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, एंड गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया। जैसे जीएसटी हो गया, हमारा सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी के अंदर ही सर्विस टैक्स हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी हो गया, ये सब। तो वो हमारा ग्रुप 1 का सिलेबस में नहीं है। क्या सिलेबस में? डायरेक्ट टैक्सेशन पार्ट है। सो डायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोगों का इनकम टैक्स हो गया पहला पार्ट, उसके बाद है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, एंड तीसरा बात है प्रोफेशनल टैक्स। और जो इनकम टैक्स है वो टोटली कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करके उसका जो शेयर होगा, स्टेट बेसिस जो पॉपुलेशन है वो एक शेयर बना के हर एक स्टेट को उसका जो रेवेन्यू है इनकम टैक्स का वो शेयर करेगा। स्टेट एग्रीकल्चरल टैक्स होता है, हर एक कोई स्टेट का एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स होता है, और ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है। क्योंकि मान लीजिए हम एक फर्मर है, हमारा लैंड है, हम उस लैंड से कोई मेरा एग्रीकल्चरल इनकम हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। और तीसरा क्या है? प्रोफेशनल टैक्सेस हो गया। तो हम लोगों का जो इनकम टैक्स का जो स्ट्रक्चर है हम बताएं। जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स, एंड हमारा हो गया प्रोफेशनल टैक्स। सो टुडे हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, वो है हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो कैसे इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी वेरी करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, और रेसिडेंशियल स्टेटस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, और कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और कैसे हम लोग उसको रेसिडेंट कहेंगे, वो सब प्रोविजन हम लोग डिटेल में देख लेंगे। पहला जो है हम लोग देखेंगे जो रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों का तीनों कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों का फुलफिलमेंट में जो कंडीशंस हैं और कौन सा सेक्शंस अवेलेबल हैं वो लोग हम देखेंगे। पहले तो हम लोग एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल प्रोविजन देखेंगे जो रेसिडेंट बनने के लिए उसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, और उसका नोट्स भी हम लोग दे देंगे। पहला, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, not ordinary resident, I am talking about the resident of India, which is come under section 6 subsection 1। इसमें दो कंडीशन है आईआर और फुलफिल करना पड़ेगा। पहला बेसिक कंडीशन है ही इज इंडिया इन दैट ईयर फॉर ए पीरियड एंड पीरियड्स अमाउंटिंग टू in all 282 days or more। बोल रहा है कि पिछला जो प्रीवियस ईयर है, हम लोग का अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 21-22, तो इसी फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों को 182 दिन और मोर इंडिया में स्टे करना चाहिए। पहला कंडीशन है, नोट कीजिए, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उसका सेकंड कंडीशन है ही इज इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग टू 120 days or more
during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Section 6 subsection 1 clause C। तो बोल रहा है अगर प्रीवियस ईयर में कोई इंडिविजुअल 182 दिन और उससे ज़्यादा दिन स्टे कर रहा है तो उसको हम रेसिडेंट कहेंगे। और दूसरा सेक्शन क्या था, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, उसमें बोल रहा है नहीं नहीं 182 दिन नहीं, अगर वो प्रीवियस ईयर में 120 दिन स्टे किया है इंडिया में और उसके पहले जो प्रीवियस 4 ईयर्स था दैट इज इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जो 4 ईयर पहला जो 4 ईयर है उसमें अगर टोटल एग्रीगेटेड नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया, aggregating days of stay in India is 365 days or more, then और रेसिडेंट बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन है, अगर कोई भी एक फुलफिल कर दिया तो वो व्यक्ति एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके चलो, तो हम लोग एक बार उसको ग्राफिकली देख लेते हैं, जो कैसे मतलब एक थ्योरेटिकल नोट बना लेते हैं, उसके साथ साथ हम चलेंगे उसका एक्सेप्शंस क्या है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए उसके साथ मतलब रेसिडेंट हो जाने के बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाने के लिए और एक्स्ट्रा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेंगे। सो हम लोग देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के जो क्राइटेरिया है वो कैसे बनता है। अच्छा, पहले हम लोग का जो है बेसिक कंडीशन पे जो सेक्शन है हम लोग देखे थे। पहला जो है ये सेक्शन 6 है और ये बेसिक कंडीशन क्या 2 क्राइटेरिया था और ये दोनों कंडीशन है। दोनों कंडीशन क्या क्या है? पहला सेक्शन जो है पहला का नोट कीजिए, पूरा जो नोट बन रहा है यहाँ पे 182 डेज और मोर। resides in India 182 days और मोर। सेकेंड कंडीशन हम लोगों का क्या था, उसका सेक्शन भी क्या था, सेक्शन 6 सबसेक्शन क्या था 1 और क्लॉज सी। उसमें था एक ही साथ दोनों कंडीशन, ये इसमें बोल रहा था 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसमें बोल रहा है नहीं 182 डेज नहीं, इसमें बोल रहा है 160 डेज
sorry, 120 days or more during current financial year और प्रीवियस ईयर, ये एक कंडीशन बन गया। और उसके साथ दूसरा कंडीशन है 365 days ड्यूरिंग 4 years immediately preceding current previous year। ये दोनों कंडीशन ही एप्लीकेबल है। तो और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, उसमें बोल रहा है ही शुड बी इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर। ये सेक्शन अगर फुलफिल हो जाएगा तब भी वो रेसिडेंट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या था, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, अगर वो करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर है एंड उसके साथ एंड है 365 days or more during the 4 years immediately preceding the current previous year। अगर हम लोग का करंट प्रीवियस ईयर 2021-22 है एंड असेसमेंट ईयर जो हम लोग का है और होगा 2022-23। सो इसमें बोल रहा है 21-22 में उसको 120 दिन रहना चाहिए और 21-22 के पहले मतलब 2020-21, 19-20 और 19-20 और उसके पहले स्वयं सो उसको जो अगला मतलब इमीडिएटली प्रिसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर जो 4 साल है उसमें 365 डेज एटलीस्ट इंडिया में रिसाइड करना चाहिए। तो करंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन एंड उसके साथ साथ ड्यूरिंग द 4 years immediately preceding the current previous year उसको 365 डेज और मोर इंडिया में रिसाइड करना चाहिए टू फुलफिल द बेसिक कंडीशंस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6। अगर दोनों में एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो एक इंडिविजुअल वो उसको इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसको रेसिडेंट बोल के माना जाएगा। हम लोग इसके साथ हम लोग देखेंगे जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशन इन एडिशन टू दिस अबव फुलफिल करना चाहिए। ये तो बेसिक कंडीशन हो गया। बेसिक कंडीशन रेसिडेंट होने के लिए ज़रूरी है, कोई भी एक कंडीशन, 2 कंडीशन से। बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट का जो कंडीशन है वो फुलफिल कर पाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो देख लेते हैं जो हम लोग का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए कौन सा कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन, इसमें आइदर और का चक्कर नहीं है, उसमें
दोनों कंडीशन है, दोनों ही फुलफिल करना पड़ेगा। दो कंडीशन है, दो ही फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन और इसका जो सेक्शन है वो भी नोट कर लीजिए, 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए। पहला जो कंडीशन है, he has been resident in India at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। बोल रहा है जो प्रीवियस है ईयर है हम लोगों का 2021-20, उसके पहले जो 10 साल था इमीडिएटली प्रिसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, तो 10 साल था, उसमें एटलीस्ट 2 साल में ये बेसिक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मतलब 2 ईयर में, उस 10 साल में एटलीस्ट 2 ईयर्स में रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए टू फुलफिल द ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दैट मीन्स इफ वी राइट शुड बी resident at least 2 times out of 10 years immediately preceding करेंट प्रीवियस ईयर। और दूसरा क्या कंडीशन है हम लोगों का, इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग इमीडिएटली जो 10 ईयर्स हैं करेंट प्रीवियस ईयर के पहले, उसमें एटलीस्ट 2 बार उसको बेसिक कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट होना चाहिए 10 साल के अंदर, आउट ऑफ 10 ईयर्स। should be resident at least 2 times out of 10 years immediately preceding the current previous year। current previous year के अगले 10 साल में, मतलब पहले 10 साल में जो करंट प्रीवियस ईयर है उसके पहले जो 10 साल है, वो 10 साल में एटलीस्ट उसको 2 बार बेसिक कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, मतलब उसको 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए। ये कंडीशन पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा जो एडिशनल कंडीशन है वो है ही हैज़ बीन इन रेसिडेंट इन इंडिया और ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड इन ऑल और मोर देन 720 days ड्यूरिंग द 7 previous year preceding the relevant previous year। मतलब उसको इंडिया में रिसाइड करना चाहिए इन टू मोर देन 729 days ड्यूरिंग द 7 years। मतलब शुड बी resides in India for more than 729 days during 7 years immediately preceding current previous year। तो और एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल कंडीशंस और इंफॉर्मेशन। जो रेसिडेंट के इन एडिशन कौन सा कंडीशन फुलफिल करना चाहिए टू बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसमें है
जो करेंट हम लोग का जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए. दैट मीन्स शुड बी रेसिडेंट एटलीस्ट 2 times आउट ऑफ 10 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर. एंड ऑल्सो उसको इंडिया में रिसाइड करना चाहिए 729 दिन के ज़्यादा ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर. मतलब 2021-22 के पहले जो 7 years है उसमें इन एग्रीगेटिंग रिसाइड्स इन इंडिया शुड बी मोर देन 729 days or more. So that's why we have written should be resides in India for more than 729 days during the 7 years immediately preceding the current previous year. So once again, friends, we have discussing the basic condition and ordinary resident, so that the chapter will be very convenient to you to answer any type of questions. And we'll discuss the mathematical problem in the next class. So what is the basic condition? Basic condition is of either or situation, that is सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. उसमें बोल रहा है करेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड करना चाहिए. वो कंडीशन है 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. और दूसरा कंडीशन था, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो दूसरा कंडीशन सर 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी. उसमें बोल रहा था 2 कंडीशन है, दो ही फुलफिल करना पड़ेगा. पहला कंडीशन था he should be in India for 120 days or more during the current previous year, and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the current previous year. ये दोनों कंडीशन से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उसके साथ अगर कोई एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करता है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, दैट इज ऑर्डिनरी कंडीशन. 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. पहला कंडीशन है इमीडिएटली करेंट प्रीवियस ईयर के पहले जो 10 साल था उसमें 2 times उसको रेसिडेंट होना चाहिए. एंड उसके साथ साथ करेंट प्रीवियस ईयर के पहले जो 7 साल है उसमें 729 days और मोर इंडिया में रिसाइड होना चाहिए. So that's why we have written condition number 1 should be resident at least 2 times out of 10 years immediately preceding the current previous year, and should be resides in India for more than 729 days. More than 729 days. If it is 7 to 9 days, then he should not be ordinary resident. Should be more than 729 days in India during the 7 years immediately preceding the current period. If those 2 conditions are fulfilled, then he or she, as per income tax, will be called as resident and ordinary resident of India. So this is the notes. Please note down all these things as per the graphical representation, so that it will be very convenient to you for solving any type of problems under the residential status as per section 6 of the Income Tax Act 1961. एंड अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कौन सा प्रॉब्लम बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और कैसे हम लोग उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ये सब पूरा टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी हम लोग देख लेंगे. तो ये नेक्स्ट वाला जो हम लोग का क्लास होगा, वो क्लास को देखने के लिए हम इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए. Thank you.